हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों की बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करा दिया था। उसको एक बार आप रिवाइज कर लिए होंगे। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो उसके एमसीक्यू और न्यूमेरिकल्स हैं उनको, ठीक है। तो एमसीक्यू और न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आपको सॉल्व कराए जाएंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका पहला एमसीक्यू क्या है। विद्युत धारा किसे कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहा जाता है। विद्युत के प्रवाह को कहा जाता है, वोल्टेज को कहा जाता है, या प्रतिरोध को कहा जाता है, या शक्ति को कहा जाता है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को। आपको बताइए कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, यानी विद्युत के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन कि ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसकी बात कर रहा है। वोल्टेज यानी वी की बात कर रहा है, और धारा किसकी यानी कि आई की बात कर रहा है। धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रतिरोध है, प्रतिरोध यानी कि आर के बीच संबंध क्या होता है। तो आपको बताया कि ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, ये होता है। तो देखते हैं V इक्वल टू आई इंटू आर कहीं है, पहला ही आपको मिल गया, तो आपका ऑप्शन ए फर्स्ट है, सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अगला है कि यदि किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो उसकी विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो कंडक्टर का अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा बढ़ेगी, दूसरा कि विद्युत धारा घटेगी, ठीक, और तीसरा है विद्युत धारा स्थिर रहेगी, ठीक, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, ये आपका ऑप्शन डी है। तो इसमें से क्या सही होगा। तो समझते हैं कि विद्युत अगर किसी कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अगर आर का मान बढ़ जाता है, तो उसकी विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिरोध और विद्युत धारा में संबंध कैसा होता है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है वी अपान आई, ठीक। प्रतिरोध का जो आपको फार्मूला बताया गया, डेफिनेशन बताया गया कि किसी भी चालक तार में आरोपित विभवांतर तथा उसके कारण उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो प्रतिरोध कहलाता है। क्या क्या बताया, विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम उस तार का प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को तार का प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से आर और आई के बीच इनवर्सली रिलेशन है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती संबंध आया। इसका मतलब यह है अगर आर का मान बढ़ेगा तो आई का मान क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि उल्टा है संबंध। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा है, विद्युत धारा घटेगी, आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक, इसी फार्मूले के हिसाब से। तो इसको आप नोट कर लेंगे, अगर आर का मान बढ़ेगा तो आई घटेगा, आई अगर बढ़ेगा तो आर का मान घट जाएगा, उल्टा होता है रिलेशन, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 220 वोल्ट का एक वोल्टेज 2 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हो तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी। तो 220 वोल्ट, इसमें ऑप्शन है आपका 110 एम्पियर, 220 एम्पियर, 0.1 एम्पियर या 1100 एम्पियर। तो वोल्टेज और धारा के बीच जो संबंध का सूत्र होता है V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक। यहाँ से हम देखते हैं वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज दिया है, और आई का मान कितना है कि उसमें 2 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा हो, ठीक। तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी। तो आई बराबर हो जाएगा आपका V बाई आर, ठीक। तो आई की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी V कितना है 220 है, और आर का मान कितना है, आर का मान है आपका 2 ओम, ठीक। तो 2 से डिवाइड जब किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 110 एम्पियर। तो देखते हैं 110 एम्पियर है कोई, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक। तो यहाँ से आपका चौथा क्वेश्चन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक जलती हुई बल्ब का प्रतिरोध समय के साथ कैसे बदलता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन कि ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, स्थिर रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो बल्ब का प्रतिरोध मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यानी कि आर, और प्रतिरोधकता रो, ये दोनों अगर तापमान बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ठीक, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों का मान बढ़ता है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगर टेम्परेचर घटेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा, और उसका प्रतिरोधकता भी कम ही होगी, ठीक। लेकिन अगर बढ़ेगा तो दोनों चीज़ बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक जलती हुई बल्ब का प्रतिरोध समय के साथ कैसे बदलता है। तो बल्ब जब जलेगा तो जलने के साथ क्या क्या देगा, ऊष्मा देगा। तो ऊष्मा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो आप इसको सही लगा देंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी में, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो श्रेणी क्रम में देखिए बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या दोनों ही बदलेंगे। तो देख लेते हैं श्रेणी क्रम में फार्मूला जो होता है आर बराबर होता है R1 प्लस R2। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐड हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा, ठीक। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में पूरा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति यानी कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर का जो मात्रक है वो क्या होता है। इकाई का मतलब यहाँ पर आप मात्रक से समझेंगे, क्या समझेंगे, मात्रक, मात्रक मतलब जिसमें वो वैल्यू मेजर की जाती है, मापी जाती है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है वोल्ट, क्या शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है, देखेंगे। ओम होता है, ओम को बताया गया आपको प्रतिरोध का मात्रक होता है। वाट है कि नहीं है, या एम्पियर। तो इसमें से विद्युत शक्ति का जो मात्रक होगा आपका हो जाएगा वाट, आपको बताया गया, ठीक।
एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि एक चालक का प्रतिरोध उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध उसके किस गुण पर निर्भर करेगा? पहला लंबाई, तापमान, चौड़ाई, वोल्टेज। तीसरा तापमान और वोल्टेज, लंबाई और वोल्टेज। तो चालक का प्रतिरोध मैंने बताया था कि चालक का प्रतिरोध जो होता है किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है? लंबाई के समानुपाती होता है और जो उसका एरिया है अनुप्रस्थ काट का उसके भी समानुपाती होता है। और मैंने ये भी बताया था कि चालक का जो प्रतिरोध आर होता है वो टेम्परेचर के भी ऊपर निर्भर करता है, यानी कि टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इन तीनों को मिलाएंगे तो बात क्या बनेगी कि लंबाई और तापमान पर निर्भर करता है कौन? प्रतिरोध। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अगला हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाएगा तो यदि विद्युत प्रवाह की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा उल्टी होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? यानी कि कोई तार है, मान लेते हैं ये कोई तार है, इसमें जो है विद्युत का प्रवाह इधर से हो रहा है, यानी करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर हो रहा है तो यानी कि विद्युत धारा यहाँ जाएगी। ठीक है, आपको बताया गया था। ये मान लेते हैं अगर बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा है और ये जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो यहाँ से विद्युत धारा जाएगी आई और तार में से होकर जा रही है, पास कर रही है विद्युत धारा। ठीक, ये मान लेते हैं सब तार है। ठीक, ये तार है और इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव टर्मिनल में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं ना, तो जो निगेटिव होगा वो किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे और धारा इस दिशा में होकर जाएगी। तो वो कौन सा जो होगा आपका वैक्यूम होगा, धारा होगा, सकारात्मक धारा होगी, नकारात्मक धारा होगी। तो इसमें क्या मानेंगे आप? सकारात्मक धारा। क्यों? क्योंकि जो है धारा के विपरीत क्या बह रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो धारा इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहे हैं तो धारा इस डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का उपयोग किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है? तो ओम का नियम का जो प्रयोग किया जाता है, ओम ने बताया था कि प्रतिरोध के बारे में बताया था कि किसी जो है यदि हम किसी तार की भौतिक अवस्थाओं को ना बदलें, जैसे कि लंबाई, तापमान आदि में परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है? एक प्रतिरोध आता है, यानी कि एक नियतांक आता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया गया था। अब यही जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो आर एक नियतांक आता है जिसे हम चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार नियम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ओम यानी कि जो है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इसमें से तीनों में से चारों में से जो है आपका ऑप्शन केवल फोर्थ सही है, प्रतिरोध। इसके बाद अब देखें कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक बता दीजिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है कि नहीं होता है? एम्पियर होता है, ओम होता है या वाट होता है? तो आपको बताया गया था कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है या जूल प्रति कूलाम, क्योंकि फार्मूला होता है आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी होता है। तो क्यू बाई टी में क्यू का मात्रक कूलाम हो जाएगा प्रति सेकंड, समय का सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर दो मात्रक होते हैं, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका 12वां, एक ओम के प्रतिरोध का अर्थ है कि 1 वोल्ट का वोल्टेज 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है या किसके द्वारा दर्शाया गया? ठीक है, तो 1 ओम ये किसके द्वारा दर्शाया गया? ओम की बात कर रहा है, यानी प्रतिरोध की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है? धारा। जब भी प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस, वोल्टेज और धारा की बात की जाएगी तो वहाँ पर कौन सा नियम आएगा? ओम का नियम हमेशा आएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिए, ओम का नियम, क्रोस्की का नियम, न्यूटन का नियम या फैराडेज का नियम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओम का नियम। आप लोग ध्यान देकर तो इसको जो है नोट कर लेंगे, बहुत ही आसान जो है आपका ये जो जितने MCQ है ये है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत प्रवाह के लिए जो शक्ति होती है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत प्रवाह के लिए जो शक्ति होती है किससे होती है? बल्ब से उत्पन्न होती है, बैटरी से उत्पन्न होती है, मोटर से होती है या रेफ्रिजरेटर से? तो विद्युत के प्रवाह के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत के प्रवाह के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है अगर क्वेश्चन नंबर 14, अगर एक ताप तत्व के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसका प्रतिरोध किससे प्रभावित करता है? तो उसका प्रतिरोध किसे प्रभावित करता है? लंबाई और तापमान, लंबाई और आकार, तापमान और वोल्टेज, केवल आकार। तो उसका प्रतिरोध जो है अगर जो है कोई तार है और वो गर्म हो रहा है, तो मैंने बताया था, ये पिछला ही क्वेश्चन है कि उसके लंबाई और तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि तार अगर तप्त होगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। और वही वो पूछ रहा है कि उसका प्रतिरोध किसे प्रभावित करता है? लंबाई और तापमान दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वोल्टमीटर को किस प्रकार से विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है? तो वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टेज को मेजर करता है, और जब भी वोल्टेज को मेजर किया जाना पड़ेगा आपको या वोल्टेज को मेजर करना है तो उसे हम विद्युत धारा के किस क्रम में जोड़ते हैं? ठीक है, तो परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे? मैंने एक फिगर बनाया था कि जब मैं बता रहा था कि समांतर क्रम प्रतिरोध या समांतर क्रम संयोजन के बारे में बता रहा था, तो प्रतिरोध अगर कोई ऐसे जोड़ा गया है, ये आपका आर है और किसी बैटरी से जोड़ा गया है, आपका प्लस है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर वोल्टमीटर जोड़ना होगा तो इसके समांतर में जोड़ते हैं यहाँ वोल्टमीटर ऐसे। ठीक,
तो समानांतर में जोड़ेंगे, श्रेणी में नहीं जोड़ेंगे, या जोड़कर, या दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें से सिर्फ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टमीटर को हमेशा जो विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16वां जो है, विद्युत ऊर्जा के रूप में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जब 1 घंटे में 100 वाट का बल्ब जलता है। तो विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, विद्युत ऊर्जा यानी कि ई की बात कर रहा है, ठीक है। तो एनर्जी की बात कर रहा है या वर्क डन की बात कर रहा है, जो भी आप समझ रहे हैं। तो ई बराबर होता है फार्मूला, अगर इसमें क्या क्या दिया गया है, पी दिया गया है, वाट है यानी कि पी है ये, और समय दिया गया है यानी कि आपका टाइम है ये। तो पी बराबर होता है, या आप डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं, डब्ल्यू बराबर ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी इंटू टी फार्मूला होता है। तो पी की वैल्यू कितनी है 100, और टी की वैल्यू कितनी है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। तो 3600 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁵ यानी कि 36,000, 4 जीरो आ जाएगा, इतना जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ऐसा कोई अगर ऑप्शन होगा तो आपका सही माना जाएगा, ठीक। तो 36,000, तो आपका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब इसमें एक जीरो और होना चाहिए, क्योंकि जो है इसमें 100 बार दिया है। तो 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा आपका तो 3600, जबकि इतना नहीं है। तो आप इसको ही बनाएंगे, इसको एक जीरो बना लेंगे, ये आपका जूल हो जाएगा, क्योंकि आपका आंसर यही सही माना जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 36,000 जो है 3,60,000 जूल, ठीक है। तो आपका 16वां का आंसर कितना हो जाएगा, 3,60,000। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 17वां है, यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो विद्युत धारा क्या होगी। अगर प्रतिरोध बढ़ाया जाता है तो विद्युत धारा क्या होगी, घटेगी। ये पिछला ही क्वेश्चन है जो आपको कराया गया था, तो फिर से एक बार रिपीट हो गया है, माफ करिएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगली बात क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी उपकरण का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो उसमें अगर 5 एम्पीयर की धारा बह रही है तो उस उपकरण की शक्ति कितनी होगी, यानी कि पी की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखते हैं, तो पी की वैल्यू, पी के लिए फार्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई, ठीक है, वी इंटू आई फार्मूला होता है। अब देखते हैं कि वोल्टेज दिया है यानी कि 10 दिया है, और धारा कितना दिया है 5 दिया है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 कोई है 50 वाट, ठीक, 50 वाट आपका ये हो जाएगा, इसमें से और कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसके बाद अगला आपका है क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो क्या विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जिससे कोई यंत्र का काम किया जाता है, जैसे कि मोटर चलाना हो गया, पंखा चलना हो गया। तो क्या ऐसा उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा का, जी हाँ किया जाता है। गर्मी और प्रकाश में किया जाता है, क्योंकि किसी चीज़ को जैसे प्रेस व्रेस जो होता है, स्त्री जो होता है वो गर्म होता है, तो गर्मी के लिए भी किया जाता है, और प्रकाश के लिए किया जाता है विद्युत का प्रयोग, जी हाँ, बल्ब जलाने के लिए, ध्वनि ऊर्जा भी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, सभी चीज़ों में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20वां हो जाएगा कि एक परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद यदि कुल प्रतिरोध बढ़ता है तो वे किस रूप में जुड़ेंगे। अगर एक परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद यदि कुल प्रतिरोध बढ़ता है तो परिणामी प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो यानी कि इसको किस में जोड़ा गया है, R1 + R2 ऐसे में, यानी कि सीरीज में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, दोनों रूप में नहीं, कोई नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपके 20 MCQ जो है क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। नेक्स्ट सेशन में इसमें देखेंगे भी आगे ही आंकिक प्रश्न, ठीक है। तो अगला देखते हैं आपका आंकिक प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा कठिन नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपका पहला जो है बच्चों, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े गए हैं। कौन कौन से हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े गए हैं, ठीक। यदि बैटरी का वोल्टेज 30 वोल्ट है तो परिपथ में कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। तो एक श्रृंखला में जोड़े जा रहे हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। R1 का मान दिया है 5 ओम, R2 का मान दिया है 10 ओम, और R3 का मान दिया है 15 ओम। वोल्टेज का मान दिया है कितना है, 30 वोल्ट, ठीक। तो पूछ रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा कितनी होगी। अगर किसी भी एग्जाम में, जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आपने प्रश्न देखा और आपने ये लिख दिया कि दिया है, यहाँ शुरुआत करेंगे, दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है, और क्या निकालना है, ये निकालना है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो जो है स्टेप मार्किंग की वजह से आपको इस पर सिर्फ 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर या आधा नंबर आपको इस पर मिल जाएगा। क्वेश्चन जितने नंबर का होगा, अगर 4-5 नंबर का होगा क्वेश्चन, तो 1 नंबर सिर्फ आपको इस पर मिल जाएगा। 3 मार्क्स का हुआ तब भी जो है आपको 1 मार्क्स इस पर मिल जाएगा, लेकिन 2 नंबर का हुआ तो आधा नंबर जो है मार्क्स मिल सकता है। तो केवल सिर्फ स्ट्रक्चरिंग आप कर देंगे, इसमें जो दिया है क्या निकालना है इसको सिर्फ लिख देंगे, तो स्टेप मार्किंग की वजह से आपको 1 नंबर मिलना तय है। तो ये भी नंबर हमको लेना ही है और बाकी सारे नंबर हमको गेन करना है, हमको पूरा नंबर प्राप्त करना है। अगर इसको आप मिस करके डायरेक्ट आंसर निकाल के रख देंगे तभी आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है, क्योंकि आपने स्टेप जो है मिस कर दिया इसलिए नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो यहाँ से पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करना है आपको। तो श्रृंखला में जोड़े गए हैं, यानी 5 ओम के प्रतिरोध, 10 ओम के और 15 ओम के प्रतिरोध जो है श्रृंखला में ऐसे जोड़े गए हैं। ये 5 ओम आपका है, ये 10 ओम है आपका, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक, और ये 15 ओम का प्रतिरोध है।
तो इनको जो है 30 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है। तो बैटरी कैसी है, जिसका मान कितना है 30 वोल्ट है, इसके साथ ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई का मान पूछ रहा है। आप ऐसे देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो तीनों प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में जोड़े गए हैं, ये जोड़े गए हैं आपके सीरीज में, यानी कि समांतर श्रेणी क्रम में। तो आप यहां से देख सकते हैं क्योंकि तीनों प्रतिरोध श्रृंखला में जोड़े गए हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसको लिखेंगे परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, परिणामी प्रतिरोध। तो परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा आपका परिणामी प्रतिरोध। तो परिणामी प्रतिरोध R का मान अगर श्रृंखला में जुड़े हैं तो R1 हो जाएगा प्लस R2 हो जाएगा प्लस R3 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 प्लस 10 प्लस 15 इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो आपका हो जाएगा 30 ओम। ठीक, क्योंकि धारा प्राप्त करना है तो I का बराबर फार्मूला होता है, I बराबर होता है V बाई आर। तो वोल्टेज का मान कितना है 30 और R का मान कितना है 30, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो आपका कितना आंसर हो गया 1 एम्पियर, ये आपका आंसर है। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ओम 4 ओम 6 ओम के तीन प्रतिरोधों में से 2 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और यह संयोजन 6 ओम के प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़ा है, कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप पहले से नोट कर लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर सॉल्व कराता हूँ। एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है 2 ओम 4 ओम 6 ओम के तीन प्रतिरोध में से 2 और 4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब 2 और 4 ऐसे जुड़े हैं, ये 2 और ये 4, तो ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और यह जो संयोजन ये 6 ओम के प्रतिरोध के साथ कैसा जुड़ा है, एक 6 ओम का प्रतिरोध है, इसके साथ कैसा जुड़ा है समांतर क्रम में। तो ये 6 ओम का प्रतिरोध इसके साथ जो है समांतर क्रम में जुड़ा है। अब ये 2 जो है बैटरी के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो ये आपका बैटरी हो गया। कुल मिला के ऐसा एक संयोजन है। मेन चीज़ ये नहीं समझना, मेन चीज़ आपको ये समझना है कि ये आपको समझ में आया कि नहीं जो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में यही बोला गया है 2 और 4 ओम के प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिरोध के साथ कैसे जुड़े गए हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हमने बताया था कि जो प्रतिरोध होते हैं उसका एक सिरा एक टर्मिनल से और दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल से जुड़ा होता है। श्रृंखला में मैंने बताया था कि पहला प्रतिरोध उसके बाद जस्ट दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, जैसे वो खत्म होगा दूसरा प्रतिरोध, एक के बाद एक प्रतिरोध जोड़ते चले जाते हैं, तो उसको श्रृंखलाबद्ध यानी कि सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। तो ये दोनों एक के बाद एक प्रतिरोध आ गए, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। और इसके जस्ट सामने कौन सा है 6 ओम का प्रतिरोध, तो ये कैसा है समांतर क्रम में, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध 2 पॉइंट से जुड़े हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि 2 और 4 ओम के साथ समांतर क्रम में जो कौन जुड़ा है 6 ओम का प्रतिरोध। अब जो है अगर इस फिगर को आप बनाना चाहें तो बेटर है, जैसे आप इस फिगर को आप किनारे ऐसे बना सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे बना सकते हैं आप। 2 ओम 4 ओम और ये 6 ओम, ऐसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, दिया है सॉल्यूशन में, दिया है 2 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा ये 6 ओम के साथ समांतर क्रम में भी जुड़े हैं। ठीक, तो यहाँ से आप जो है इसका परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो अगर जो है क्योंकि आर सीरीज जब आर एस निकालेंगे जो सीरीज में जोड़े गए हैं, ठीक है, तो सीरीज वाला जो होगा आपका सीरीज में जो प्रतिरोध है यानी कौन कौन है 2 ओम और 4 ओम, तो आपका हो जाएगा 6 ओम। ठीक, और पैरेलल में कौन कौन है, जब 1 आप फार्मूला लगाएंगे जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो आपका हो जाएगा 1/r/p, और समांतर क्रम संयोजन में कौन कौन है 1/6, ये तो है ही, और एक दूसरा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और ये भी जो है आपका 6, तो 6 1/6 और 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6। ठीक, या आप इसको लिख सकते हैं RP। नेक्स्ट है 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 2/6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो आपका आंसर हो जाएगा RP बराबर 3 ओम। ठीक, तो कुल प्रतिरोध यही आपका जो है आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक,
ये आपका आर टोटल हो जाएगा। सॉरी, आर टोटल हो जाएगा। क्यों आर टोटल हो जाएगा? सबसे पहले आप जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनका कितना होगा 6, और 6 कितने हो जाएंगे? 6 जुड़े हैं किसमें? समांतर क्रम में, तो 1/6 प्लस 1/6 कर लेंगे, ऐड करेंगे तो जो है डिवाइड कर देंगे, उसके बाद फिर 1/3 हो जाएगा, तो आर टी की वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। तो वहाँ से आपका परिणामी प्रतिरोध जो है आर टोटल का मान कितना आ गया? 3 ओम। आपका ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक घर में 6 वाट के 5 बल्ब और 100 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं, तो एक महीने यानी 30 दिन में खपत हुई विद्युत ऊर्जा और उसकी लागत का हिसाब लगाएं। यदि दर 5 रुपये पर यूनिट है, तो यूनिट निकालना है। तो एक यूनिट क्या होता है? 5 रुपये पर यूनिट है, तो एक यूनिट बिजली की जो है उसको निकालेंगे। यूनिट क्या होता है अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि एक यूनिट किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए पहले कि एक घर में 60 वाट का एक बल्ब है, ठीक है, 60 वाट के 5 बल्ब है और 100 वाट के 2 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूछ रहा है कि उसकी विद्युत ऊर्जा, खपत हुई विद्युत ऊर्जा और उसकी लागत पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको आप लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है? 60 वाट के 5 बल्ब, 60 वाट के 5 बल्ब और 100 वाट के 2 पंखे, ठीक, प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे चलते हैं। लिख दिया आपने, ठीक। एक महीने में विद्युत ऊर्जा तथा लागत क्या होगा? जबकि उसका जो रेट है, दर क्या है इसका? 5 रुपये प्रति यूनिट है, प्रति यूनिट। तो सबसे पहले कुल ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है, कितनी ऊर्जा व्यय हुई है, ठीक। तो ऊर्जा निकालने के लिए हम करेंगे क्या? क्योंकि W बराबर होता है, फार्मूला आपको बताया गया P इंटू टी होता है, P इंटू टी, आप इसको नोट कर लेंगे, P इंटू टी होता है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि बल्ब में कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है और पंखे में कितनी ऊर्जा लग रही है। ये बहुत थोड़ा ट्रिकी है, आप इसको ध्यान से समझेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले पंखे के लिए देखेंगे कितनी ऊर्जा लग रही है और जो है बल्ब में कितनी ऊर्जा लग रही है, उसके बाद उसको जो है 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे जो है 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय हुई है वो निकल के सामने आ जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा, W हम निकालेंगे जब, तो W बराबर होगा, W जो है हो जाएगा आपका बल्ब, लिख दीजिए बल्ब, प्लस W क्या हो जाएगा? W पंखा हो जाएगा। यानी कि कार्य जो बल्ब द्वारा किया जा रहा है और कार्य जो पंखे द्वारा किया जा रहा है, यानी उसमें जो ऊर्जा व्यय हो रही है, क्योंकि पंखा कार्य कर रहा है ना, चलने का काम कर रहा है और बल्ब जलने का काम कर रहा है। तो W बराबर आपका हो जाएगा, W बराबर होता है P इंटू टी। तो कितने पंखे हैं या कितने बल्ब हैं? तो बल्ब तो 5 हैं, क्योंकि चूंकि जो है W बराबर होता है P इंटू टी, P इंटू टी, यानी ये P पंखे वाला है, ठीक, ये बल्ब का है, प्लस P इंटू टी, ये किसका है? पंखे का है। समय दोनों का लगभग सेम है, यानी कॉमन है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 बल्ब कितने वाट के हैं? 60 वाट के, तो 6 5 कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 300 वाट हो जाएगा। टोटल मिला के कितना वाट हो जाएगा? 300 वाट हो जाएगा, यानी कि बल्ब की शक्ति टोटल कितनी हो जाएगी? 300। और टाइम कितना है? प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं? 6 घंटे। तो 6 घंटे को पहले सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है, यहीं पे आप बगल में लिख सकते हैं कि पावर ऑफ बल्ब, यानी बल्ब का पावर कितना हो जाएगा? क्योंकि एक बल्ब 60 का है, तो 5 गुणे 60 बराबर हो जाएगा 300 वाट। ये किसका होगा? बल्ब का, ठीक है। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा पावर ऑफ पंखा, यानी पंखे या पंखा जो भी है। टोटल 2 पंखे हैं 100 वाट के, तो 2 इंटू हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 200 वाट, ठीक, 200 वाट हो जाएगा। और समय कितना है एक दिन में? टाइम है आपका 6 घंटे, तो 6 घंटे को जब मिनट में बदला जाए, सॉरी सेकंड में बदला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, तो आपका हो जाएगा 360 सेकेंड। अब यही चीज़ उठा के इसमें रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 360 सेकेंड प्लस P की वैल्यू जो बल्ब वाली है, सॉरी पंखे वाली, वो हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 360 सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे।
इसको आप यहीं देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसको। तो आपका हो जाएगा W बराबर आपका आंसर 300 मल्टीप्लाई 360, तो आपका हो जाएगा 00, एक और जीरो, क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पे, डबल जीरो ही, एक जीरो है, तो 3 जीरो हो गया टोटल। और 6 3 जा 18 यानी कि 8, और क्या हो जाएगा 1 कैरी 3 3 जा 9 और 10 यानी कि ये हो जाएगा, प्लस 36 2 जा कितना हो जाएगा 72, और कितना हो जाएगा 000। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, यानी 1,80,000, ये कितना हो जाएगा आपका वाट। ठीक, ये सिर्फ एक दिन का आया है। कितने दिन का आया है? एक दिन में, क्योंकि एक दिन में कितना चल रहा है 6 घंटा, एक दिन में, एक दिन का, ये कितने दिन का है? एक दिन का। ठीक, और ऐसे ऐसे कितने दिन के चल रहे हैं? कितने दिन चल रहे हैं? 30 दिन। तो कार्य जो है, अभी ये एक दिन का कार्य आया है, तो आप लिखेंगे इसको 30 दिनों का कार्य, 30 दिनों का कार्य। तो 30 दिनों का कार्य जब निकालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई 30, तो आपका हो जाएगा 18 54, 6 जीरो हो जाएगा आपका 32516। ठीक, इतना वाट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद करेंगे चूंकि एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है 3600, सॉरी, एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कितना जूल होता है? कितना जूल, सॉरी इसको मैंने वाट लिख दिया, एक बार माफी चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर जो कार्य का मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल। तो यहाँ से एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3.6, तो इसको हम जो है इस पावर को अगर हम एक नंबर में लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा 36325, इतना जूल होगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36 लाख जूल। एक यूनिट में कितना जूल होता है? 36 लाख। इधर कितना दिया है? 54 लाख। तो पूरा यूनिट हम निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा टोटल, आपका रुपए पर यूनिट है, तो यहाँ से आपका W बराबर हो जाएगा, सॉरी विद्युत ऊर्जा कितनी लगी आपका पूरा आ गया है निकल के। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कितनी लगी है ये पूरा आपका आ गया। लागत हम जब निकालेंगे तो लागत क्या हो जाएगा, पहले हम निकालेंगे कितना यूनिट लगा है। ठीक है, तो कुल यूनिट हो जाएगा, कुल यूनिट, कुल यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 54 लाख बटे 36 लाख। अब देखेंगे कट रहा है 5 जीरो इधर, 5 जीरो हम इधर जो है काट देंगे। डिवाइड जब करेंगे इसको तो 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54 यानी कि 30। डिवाइड फिर करेंगे तो आपका आ जाएगा 15। कितना यूनिट लगा है? 15 यूनिट लगा है बिजली। ठीक, तो लागत कितना हो जाएगा? लागत बराबर, लागत क्या हो जाएगा? कुल यूनिट कितना है और दर कितना है? कुल यूनिट, कुल यूनिट मल्टीप्लाई कितना दर है, तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, कुल यूनिट कितना है 15 और दर कितना है 5, दर कितना है 5, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी कि आपका 75 रुपया लगेगा, 75 रुपया। आप इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि कितनी ऊर्जा खपत हुई, तो टोटल ऊर्जा निकालेंगे। W बराबर, W जो है पंखे में कितनी ऊर्जा लग रही है, और W यानी कि बल्ब में कितनी ऊर्जा लग रही है, और W बराबर होता है फार्मूला P × T होता है, यानी कि पावर इंटू समय यानी कि टाइम। तो पावर कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 बल्ब हैं तो 5 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाट हो जाएगा। और टाइम कितना है, अगर एक दिन का निकाला जाए तो एक दिन में कितने चल रहे हैं 360 सेकंड तक। तो बल्ब में कितना समय जो है ऊर्जा लगी है वो 1,80,000, सॉरी 1,08,000, और जो लगी है पंखे में ऊर्जा वो लगी है 72, जो है 72,000 जूल। यहाँ पर जूल होगा 72,000 जूल। और ये जो एक दिन में लगा है 1,80,000 जूल, कितनी ऊर्जा लगी है टोटल? 1,80,000 एक दिन का। तो 30 दिन ऐसे किया जा रहा है, तो 30 दिन में लगी जो ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि जो कार्य किया जाएगा वो आपका हो जाएगा 54 लाख जूल। क्योंकि एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, तो आपका हो जाएगा 36 लाख जूल। तो कुल यूनिट जब निकाल लेंगे तो आपका जो कितना प्रयोग किया है और एक यूनिट का मान कितना होता है, उसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा 15 यूनिट टोटल बिजली खर्च हुई है पंखा चलाने में और बल्ब चलाने में। और लागत बराबर होगा कुल यूनिट बराबर मल्टीप्लाई दर कितना है, कितने रुपये दर में लग रहा है। तो कुल यूनिट 15 है और एक यूनिट पे 5 रुपया लग रहा है, तो 15 × 5 = 75, यानी कि आपका कितना रुपया लगेगा? 75 रुपया लगेगा। ये टोटल आपका सॉल्व हो गया है, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि यह संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में 2 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। टोटल ये पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि वो क्वेश्चन है क्या, उसके बाद जो है इसको लगाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है कि आखिर क्वेश्चन क्या है। तो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध जो है मैं दिखा देता हूँ समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये 3 ओम है और एक जो है 6 ओम का प्रतिरोध, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समझ में आ गया होगा। और ये 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला क्रम में भी जुड़ा है कोई प्रतिरोध। तो 12 ओम की बैटरी के साथ मान लेते हैं कोई बैटरी है, सॉरी 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ भी एक प्रतिरोध जुड़ा है श्रृंखला में। कितना है उसका मान 2 ओम है और इसका जो बैटरी का जो वोल्टेज हो कितना है 12 वोल्ट है। टोटल ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप बना लेंगे जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से। सिर्फ अगर ये स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन पूछ लेगा, प्रवाहित धारा पूछ लेगा, तो कोई उससे दिक्कत नहीं है। ये और ये क्वेश्चन सेम ही है। तो जो दिया उसको मैंने बना दिया फिगर के द्वारा। ठीक, तो R1 की वैल्यू दिया है कितना है 6 ओम, R2 की वैल्यू दिया है कितना है, ये आपका हो जाएगा 12 ओम, सॉरी 6 ओम, सॉरी एक मिनट 3 और 6 ओम का है। R1 का मान जो है 3 ओम हो जाएगा और इसका मान 6 ओम हो जाएगा और वोल्टेज कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। और एक श्रृंखला में जुड़ा है, श्रृंखला में एक प्रतिरोध और जुड़ा है, उसका हम R3 ले लेते हैं। इसका मान कितना है 2 ओम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं श्रृंखला में, श्रृंखला में। तो आपको I का मान निकालना है कितना होगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में I का मान क्या होगा, इसको आप यहीं पर लिख लेंगे प्रत्येक प्रतिरोध में। ठीक, तो प्रत्येक प्रतिरोध में R का मान निकालना है। पहले इस फिगर को हम यहीं पे डिलीट करेंगे, आप लोग बनाए रखिएगा उसको कॉपी में। तो I का मान निकालने से पहले हम जो है प्रतिरोध निकालेंगे कितना है। ठीक, तो कुल प्रतिरोध की वैल्यू पहले निकालेंगे कितना है, उसके बाद हम जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में वो कितना है उसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो I बराबर, पहले हम कुल प्रतिरोध की वैल्यू निकालते हैं कितनी है। तो यहाँ से फार्मूला आपका बनेगा, चूंकि R1 और R2 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, तो R जो है आपका श्रेणी क्रम में जो निकलेगा RS इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध को हम सीधा ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। कितना, 9 ओम। और 2 ओम का प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सॉरी ये समांतर क्रम में थी, गलती हो गई, एक मिनट। हाँ, RS नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा RP, यानी 1/RP, यानी कि पैरेलल में है तो 1/3 आपका प्लस 1/6, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/RP आपका हो जाएगा, आपका एलसीएम 6 हो गया तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 + 1, यानी कि आपका हो जाएगा 3/6, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। तो आरपी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 ओम। कितनी हो जाएगी, 2 ओम। और 2 ओम का प्रतिरोध इसके साथ कैसा जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है। तो आर का मान होगा, आर परिणामी आर का मान हो जाएगा, आर परिणामी बराबर हो जाएगा 2 + 2। ठीक, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका जो है टोटल परिणामी आया 2 ओम। और 2 ओम के साथ फिर कैसा जुड़ा है वो सीरीज में, आप फिगर में देखिएगा आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये 4 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आया, 4 ओम। आपको निकालना धारा है, फार्मूला होता है धारा का फार्मूला होता है V/R। तो V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, बटे R का मान कितना है 4, तो प्रवाहित धारा हो जाएगी 3 एम्पियर। अब ये 3 एम्पियर की धारा किस किस में से होकर बहेगी, 2 एम्पियर में तो पूरा जाएगी, क्योंकि 2 एम्पियर उसके साथ श्रृंखला यानी कि श्रेणी में जुड़ा है। और मैंने आपसे बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, तो ए बराबर हो जाएगा 3 ओम, सॉरी आई बराबर आया है 3 एम्पियर। तो आई का मान तो सेम रहेगा किसमें, 2 ओम के प्रतिरोध में। यहाँ पर एक बार फिगर फिर से देख लीजिए, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम का प्रतिरोध। ये जो है 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है और ये है आपका 2 ओम का प्रतिरोध। ये फिगर था मैंने बताया था जो। तो 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, 3 एम्पियर। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में, 2 ओम में 3 एम्पियर धारा, ये सही मान लिया जाएगा। हाँ, तो दोस्तों जो है इसके बाद हम निकालेंगे 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जो है बहेगी। तो इसको निकालने के लिए, ये तो आपका आ गया है, इसको जो है हम इरेज कर देते हैं। ठीक, तो इसको निकालने के लिए पहले हम बात करेंगे, जैसे आपका ये है 3 ओम और ये आपका 6 ओम,
इनके साथ ही आगे ये 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। इसके बाद ये आपका वोल्ट की बैटरी है, कितने 12 वोल्ट की बैटरी, और इसी के साथ ये ऐसे जुड़ा है। तो ये 12 वोल्ट जो है ये 2 पार्ट में बटेगा, क्योंकि यहाँ पे सीरीज में आ जा रहा है। ये और ये किस में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। इसका मान टोटल बताया गया अभी आपको, जो परिणामी प्रतिरोध आया है वो 2 आया है। कितना आया है, 2। तो 2 ओम इसका है, 2 ओम इसका है। क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अभी आपका निकाला गया है, कितना आया है, आई का मान, टोटल आई का मान कितना आया है, आई का मान टोटल 3 एम्पियर आया है। यानी कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर। तो जो 2 ओम में होगा, अगर हम इसको पूरा 1 मान लें, परिणामी मानते हैं, क्योंकि इन दोनों का परिणामी 3 ओम का और 6 ओम का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 3 एम्पियर ही होगा। ठीक है, तो हम पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं कि 2 ओम में कितना वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ पर कितना वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इसका वोल्टेज हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। दोनों के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज आएगा, क्योंकि समान रूप में बट जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा कि वोल्टेज बटा कैसे है, तो इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ बहुत आसान वे में। फिर से एक बार देखेंगे, ये 3 ओम और 6 ओम का परिणामी कितना आया है, 2 ओम आया है। आप इसको एक बार फिर से देखेंगे कि 3 और 6 ओम का परिणामी कितना आया है, क्योंकि समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो कम हो जाता है। तो समांतर क्रम में 6 और 3 ओम का जब निकालेंगे तो 2 ओम आएगा, और आगे 2 ओम ये किसके साथ है, इसके साथ जो है श्रेणी क्रम में है, तो 2 ओम 2 ओम हो गया। और ये कितने वोल्ट की बैटरी के साथ है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो ये 12 वोल्ट ही जो है प्रतिरोधों में जो है प्रतिरोधों में बट जाएगा, क्योंकि सीरीज में श्रेणी क्रम में वोल्टेज का वैल्यू बदल जाता है, बट जाता है। कैसे, इसके रिस्पेक्टिव प्रतिरोधों में। ठीक है, तो 2 ओम का प्रतिरोध है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसका मान 3 है, अभी निकाला गया आई बराबर फार्मूले से। तो आई बराबर कितना है, 3, और हमें V की वैल्यू निकालनी है। मान लेते हैं ये पॉइंट आपका A है, ये B है, C है, AB के बीच वोल्टेज कितना ये निकालना है। तो VAB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू R, I इंटू R। तो I की वैल्यू कितनी है, 3 है, और R की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो I की वैल्यू 3 इंटू 2 यानी कि 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट इस पे हो जाएगा और 6 वोल्ट इसमें हो जाएगा, यानी 6 वोल्ट बट जाएगा दोनों प्रतिरोधों में। आपको ये समझ में आ गया, 6 वोल्ट बच जाएगा प्रतिरोध। ठीक, तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे कि 6 वोल्ट बच जाएगा प्रतिरोध। ठीक, तो आप इसमें निकाल सकते हैं कि 3 ओम में कितनी धारा बहेगी। तो 3 ओम में कितनी धारा बहेगी, I1 बराबर हम लिखेंगे V/R, V1 बाई R। तो V1 की वैल्यू की हो जाएगी 6, और बटे R का मान कितना है, 3 ओम। तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना करंट हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है, और तीसरे में आ जाएगा आपका 6 ओम का बात करें तो 6 ओम में कितना हो जाएगा, यानी कि I2 बराबर हो जाएगा V2/R, और V2 का मान कितना है, 6/6, तो हो जाएगा आपका टोटल 1 एम्पियर। तो 6 ओम में कितना करंट फ्लो होगा, 1 एम्पियर। 3 ओम में 2 एम्पियर, और 2 ओम में कितना होगा, 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है।